So the name of the chapter is Equilibrium. ठीक है, पार्ट 1। अब इक्विलिब्रियम की स्टोरी समझते हैं। सबसे पहले तो आपके दिमाग में इक्विलिब्रियम वर्ड से क्या पहला चीज जो कोरिलेट करती है इक्विलिब्रियम से क्या समझ आता है? व्हाट इज इक्विलिब्रियम? जिसमें जितने भी बेसिकली जो फोर्सेस हो रहे हो वो कैंसिल आउट हो रहे हो। बहुत बढ़िया। यानी कि अगर हम जब बात करते हैं इक्विलिब्रियम की तो कहीं ना कहीं वर्ड बैलेंस दिमाग में आता है ना? यस भैया। कैंसलिंग आउट ऑफ थिंग्स या डिफरेंट सिनेरियोज आता दिमाग में, कैंसलिंग आउट होना, चीजों का कैंसिल होना। ठीक, तो यानी कि कैसी प्रोसेस, अगर हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री की भाषा में केमिकल इक्विलिब्रियम या फिजिकल इक्विलिब्रियम ये होता क्या है? ये कह रहा है ये वो स्टेट है, ये वो स्टेट है या ये वो प्रोसेस है, स्टेट या प्रोसेस, जिसमें जितनी प्रॉपर्टीज एक स्टेट को अचीव करने के लिए चाहिए। कौन कौन सी, क्या क्या जनरली पढ़े थे हम लोगों ने स्टेट वेरिएबल्स? एक टेम्परेचर, एक प्रेशर, एक वॉल्यूम, है ना? ये तीन चीजें थी हमारी। ये तीन चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसी भी स्टेट को चेंज करने के लिए। कहता है इसके लगने के बावजूद भी अब जो कंडीशन क्रिएट हो गई है, यानी कि जो स्टेट मेंटेन हो गया है, वो इनके लगने के बाद भी टाइम के रेस्पेक्ट में इट इज नॉट चेंजिंग। टाइम के रेस्पेक्ट में इट इज नॉट चेंजिंग, ये बदल नहीं रहा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। बेसिकली हमारा क्या नहीं बदल रहा है इसमें? वो स्टेट नहीं चेंज हो रहा। ठीक है, कह रहा है उस स्टेट की बात हो रही है जिस स्टेट के अंदर या जिस प्रोसेस के अंदर जो प्रॉपर्टीज है, इन विच दी प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? ये प्रॉपर्टीज हैं आपकी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इवन कंसंट्रेशन भी आप ले सकते हो। कंसंट्रेशन ऑफ सिस्टम, ये क्या नहीं ला पा रही? कोई बदलाव नहीं ला पा रही। सिस्टम डू नॉट शो एनी चेंज, कोई भी बदलाव नहीं आ रहा। एनी चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ उसमें कोई भी बदलाव उस स्टेट में नहीं आ रहा। इस स्टेट को हमने क्या नाम दे दिया? इस स्टेट को हमने नाम दे दिया स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। सबको क्लियर है ये बात? ठीक है। तो अब क्वेश्चन, जैसे आपने कहा कि इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं, तो ध्यान रखना इक्विलिब्रियम आपके दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा इक्विलिब्रियम है? एक है फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ा जानकारी अब लेंगे। ओके, इतना ये साथ कॉपी भी कर लेना चाहो तो, या बाद में आराम से कॉपी कर लेना। साथ साथ साइमल्टेनियसली कॉपी करो तो नोट्स बन जाएंगे आप लोगों के। कॉपी कर लो साथ साथ। भैया कर लिया। गुड। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आपको समझ आएगा उसमें। मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है और रिएक्शन है H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। इसको हाफ एरो कर देते हैं इस तरीके से, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। ये एक रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम में है। अब इसका मतलब क्या है कि ये इक्विलिब्रियम में क्यों है? पहली बात तो आपने ये समझना है, यानी कि जितनी तेजी से, इसको हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन भी कह देते हैं ना, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकता है अगर स्लाइटेस्ट ऑफ द स्लाइट चेंज रिएक्शन कंडीशंस में आ जाए। ये पढ़ा था हमने, कंडीशनल रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शंस कैसी होती हैं? इनफाइनाइटली स्लो रेट पे होती हैं, और उसमें इस्तेमाल होने वाली कोई भी कंडीशन अगर चेंज हो जाए तो रिएक्शन अपने वापस रिवर्ट करके अपने इनिशियल स्टेज पर आ जाती है। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक, तो जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है और क्या कर रही है, लगभग कंप्लीशन पे पहुंचने वाली, ठीक है, या फिर रिएक्शंस ऐसी हैं जिसमें अभी रिएक्टेंट आपका इस्तेमाल थोड़ा रह गया है या फिर अभी इस्तेमाल हुआ ही नहीं, ठीक है,
वो हम तीन तरह की रिएक्शंस पढ़ते हैं। पहला, रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है, रिएक्शन इज जस्ट, या रिएक्शन इज प्रोसीडिंग टू कंप्लीट, यानी कि बस होने ही वाली है आपकी रिएक्शन कंप्लीट। एम आई राइट? पहली रिएक्शन जिसमें रिएक्शन कंप्लीट होने ही वाली है। दूसरा, जिसमें रिएक्शन अभी शुरू हुई है, रिएक्शन हैज just begun and reactant is still there। ठीक है। और थर्ड, रिएक्शन इस तरीके से हो रही है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अब इक्वल है। किसमें आ गया? आर इन इक्विलिब्रियम। जैसे एक छोटा, हाँ, ये जो हमने 3 कंडीशंस अभी लिख रहे हैं, हाँ, इसमें ये बेसिकली वो है ना कि रिएक्शन होते वक्त ये 3 स्टेजेस होते हाँ, हैं। हम हर रिएक्शन को इन्हीं 3 स्टेज में स्टडी करते हैं ना। या तो रिएक्शन होने वाली है, या रिएक्शन अभी शुरू हुई है, या फिर रिएक्शन इन मिड है जहां पे जितनी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उतनी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी है। यही तो है, इसके अलावा तो कोई और कंडीशन है ही नहीं। यस भैया। तो इक्विलिब्रियम का मतलब आपको मैं समझाता हूँ छोटे से एग्जांपल से। अगर मुझे कहा गया कि आपको एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, आपने एक पानी का टब ले लिया, ठीक है, उस पानी के टब को ऊपर अप टू द ब्रिम आपने भर रखा है। कहां तक भर रखा है? अप टू द ब्रिम, यहां तक ये पूरा पानी इसमें भरा हुआ है। ओके, अप टू द ब्रिम इसमें पानी भर गया, ठीक है जी। अब आपने कहा मैं ऊपर से एक टैप चलाने वाला हूं, ठीक है, और आपने कहा इसमें से जो पानी निकलेगा, आपको ये मेक श्योर करना है कि इसमें से जो पानी निकलने वाला है वो पानी इसमें टब में गिरे, लेकिन साइमल्टेनियसली टब का पानी जो है वो ओवरफ्लो ना करे। पानी ओवरफ्लो ना करे, निकल सकता है पानी, वो ठीक है, लेकिन पानी का लेवल कभी कम नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या किया, जितने डायमीटर का यहां पर टैप का डायमीटर था, एग्जैक्टली उतने ही डायमीटर का आपने एक होल बना दिया। बताओ इससे बेनिफिट क्या होगा? पानी स्पिल नहीं होगा बाहर, मतलब पानी ओवरफ्लो नहीं होगा, पानी का लेवल हमेशा क्या रहेगा? सेम रहने वाला है, हाँ या ना? तो तभी बाहर निकल ही रहा है ना। नहीं, पानी का लेवल, ये जो पानी का लेवल है टॉप लेवल, यहाँ जो बात हो रही है, ये मेंटेन रहेगा, हाँ या ना? बस इतना बताओ मुझे। यस यस सर। इसमें कभी कोई कमी नहीं हो रही। लेकिन आप बताओ यहाँ पर एक साथ 2 प्रोसेस हो रही है नहीं हो रही है? बताओ दो कौन कौन सी प्रोसेस है? वाटर भर रहा है और वाटर निकल रहा है। बहुत बढ़िया। टैप से वाटर का इनकमिंग है और उस टब से वाटर का आउटगोइंग है, और दोनों का रेट सेम है। यस सर। अब मैं कहीं गलती से इस टैप को बंद कर दूं तो क्या होगा? सर सारा पानी खत्म हो जाएगा। सारा पानी खत्म हो जाएगा, यानी कि जो रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम में थी, यानी कि जो थर्ड पॉइंट था वो फर्स्ट बन जाएगा। यस सर। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, अभी टब खाली था इनिशियली, मैंने टैप को ऑन किया, बताओ कौन सी कंडीशन शुरू हो गई? सेकंड वाली कंडीशन। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। तो इट डिपेंड्स अपॉन मैं कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन में हूं, और टाइप ऑफ रिएक्शन होने के बाद हर एक रिएक्शन चाहती है कि वो सिस्टम और सराउंडिंग, जिसे बेसिकली हम लोग कह देते हैं, इनमें आपस में क्या मेंटेन हो जाए? एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए। और इसी इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग बोल देते हैं डिफरेंट नाम से। जैसे किसी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कह देते हैं, किसी को मेल्टिंग पॉइंट कह देते हैं। ये सारी फिजिकल इक्विलिब्रियम के टाइप है। तो अब मैं आपको स्पेसिफिकली फिजिकल इक्विलिब्रियम को लेके चलूंगा, और कौन कौन से फिजिकल इक्विलिब्रियम के टाइप है उसको हम स्टडी करेंगे अब। ओके, सबसे पहला इक्विलिब्रियम जो फिजिकल इक्विलिब्रियम में आता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। बड़े ध्यान से समझना, आसान सा है, आपको तुरंत क्लियर भी हो जाएगा। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। अब इसमें किया क्या,
इसको हम सिंपल सा जैसे बर्फ का पिघलना होता है ना, वो सबसे आसान तरीका है इसका, बर्फ का पिघलना, बर्फ का मेल्ट होना। ये याद रख लोगे तो आपको सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम तुरंत समझ आ जाएगा। आप मुझे बताओ पानी बर्फ बनता कब है? एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। सर ये आप फिजिकल इक्विलिब्रियम लिखवा रहे हो? यस यस, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम के टाइप शुरू हो गए, सब टाइप्स। ओके सर। फिजिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, इसका बेस्ट एग्जांपल है बर्फ का मेल्ट होना। इक्विलिब्रियम की प्रॉपर डेफिनेशन क्या हुई? इसकी फिजिकल इक्विलिब्रियम की। इसको अगर लिखना है तो लिख लो, फिजिकल इक्विलिब्रियम का क्या लिख पाता हूं। If the opposing process involves only physical change, जैसे पानी से बर्फ बनना और बर्फ से पानी बनना, कौन सा चेंज है? फिजिकल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस इक्विलिब्रियम क्या बोलेंगे? फिजिकल। फिजिकल इक्विलिब्रियम। बेटे समझ आ गई? यस सर। यस यस। चलिए वापस बैक टू एग्जाम्पल। हमने क्या किया, हमने पानी ले लिया और पानी के टेम्परेचर को कर दिया आपने 0 डिग्री सेल्सियस। आप जानते हो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? आइस। आइस बननी शुरू हो जाती है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी, आइस जो होती है मेल्ट भी होती है, पता है आपको? एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें बर्फ भी है और पानी भी है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। 0 डिग्री सेल्सियस होते ही एग्जैक्टली पानी बर्फ नहीं बन जाता, टाइम लेता है ना। तो इट मींस दो स्टेट्स हमारी को एग्जिस्ट कर रही हैं इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो अब हो क्या रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर आ गया जिस टेम्परेचर पे आपने कहा दो रिएक्शन का रेट एक साथ सेम टाइम पे चल रहा है। वो कौन कौन सा है? एक तो है रेट ऑफ फ्रीजिंग, है ना? यस सर। और कौन फ्रीज हो रहा है? वाटर। और ये किसके इक्वल हो रहा है तुरंत सेम टाइम पे? रेट ऑफ वाटर। मेल्टिंग के। रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। हाँ है ना? तो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये दोनों प्रोसेस सेम रेट पे चल रही हैं, इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? इसको हम बोलते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है। यस। तो आप इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहे हैं ना। तो अगर कोई पूछे आपसे व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड फेज, और ये वो टेम्परेचर है। इसको आप डिफाइन कैसे करोगे? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड form of pure substance are in equilibrium, are in equilibrium। और ये कब होता है? जब कंडीशन क्या होती है? स्टैंडर्ड कंडीशंस। किसकी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार यानी कि प्रेशर हो गया हमारा, ठीक। इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, और इसी पॉइंट पे मेल्ट भी हो रहा है, इसलिए इसी को मेल्टिंग पॉइंट भी कहा गया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। बस फर्क क्या है फ्रीजिंग और मेल्टिंग में? फेजेस का, रिएक्शन की डायरेक्शन का। फ्रीजिंग में वो लिक्विड से सॉलिड हो रहा है और मेल्टिंग में वो सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, लेकिन ये दोनों फेज कहां पर को एग्जिस्ट कर रही हैं? 0 डिग्री सेल्सियस पे को एग्जिस्ट कर रही हैं। इसीलिए हमने कह दिया 0 डिग्री सेल्सियस इज कंसीडर्ड एज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन दीज टू फेजेस। और सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए आपको कितना टेम्परेचर अटेन करना पड़ेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अगर मैं 0 से स्लाइटली पीछे चला गया, यानी कि नेगेटिव साइड चला गया, तो बताओ ये इक्विलिब्रियम रहेगा या डिस्टर्ब हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। बताओ क्या होना शुरू हो जाएगा? तो फिर पता नहीं कौन डोमिनेट कर जाएगा? सर जब 0 डिग्री से आगे चला जाएगा। आगे मतलब नेगेटिव साइड।
माइनस। सर तो फिर Freeze. वो आइस फॉर्म ज्यादा बहुत बढ़िया। उस केस में फ्रीजिंग होगी, क्या होना बंद हो जाएगी? मेल्टिंग। Ping. बात समझ आ रही है? और अगर मैं 0 से ऊपर चला गया तो क्या होना शुरू हो जाएगा? तो लिक्विड फॉर्म ज्यादा Melt. डोमिनेट करेगी। लिक्विड फॉर्म में रहेगा, वो फ्रीजिंग नहीं करेगा। याद रहेगा सभी को? Yes, sir. क्लियर टू ऑल? Yes, sir. चलिए, तो ये आपका फर्स्ट सब पार्ट था, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। अब आओ सेकंड पे। सेकंड जो आपका इक्विलिब्रियम है, दैट इज योर लिक्विड वेपर। डेफिनेशन समझ आ गई होगी आप लोगों को, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम क्या है। इसको समझना कैसे है, लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम को। ठीक, अब इसके अंदर पानी का उड़ना याद रखना, पानी का इवेपोरेट होना इसका सबसे आसान तरीका है। क्या किया आपने, एक चैम्बर बनाया, ठीक है। ये बेसिकली बैरोमीटर है जो क्या करता है, प्रेशर को नोट करता है। हम इसको दो इक्वल लेवल पे इसका मरकरी सेट कर दिया हमने। ये मरकरी अभी इक्वल लेवल पे है। क्यों इक्वल लेवल पे है? क्योंकि हमने वैक्यूम क्रिएट किया हुआ। ओके, ठीक है। इसके अंदर हमने कोई भी इसके अंदर वैक्यूम लगाया, वैक्यूम करके इसके अंदर का सारा मॉइस्चर बाहर निकाल लिया। ओके, इस चैम्बर में अब बिल्कुल भी क्या नहीं है, कोई भी लिक्विड मौजूद नहीं है। अगर लिक्विड मौजूद नहीं है, इसको ओपनिंग देनी पड़ेगी, इसमें पानी को हम ऐड करेंगे। अभी इसकी नोजल बंद कर रखी है आपने। तो अभी ये चैम्बर एम्प्टी है। एम्प्टी मतलब इवन इसमें क्या नहीं है, इसमें वाटर वेपर भी मौजूद नहीं है। इसको बिल्कुल आपने वैक्यूम कर दिया। और वैक्यूम से बेनिफिट क्या हो गया? वैक्यूम से ये बेनिफिट हुआ कि जितना भी इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स थी या पार्टिकल्स थे, वो सारे बाहर जा चुके हैं, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेशर लगाने के लिए, है ना। अब इसका मतलब कुछ भी नहीं है, खाली है। अब जो कुछ डालोगे ना, वो प्रेशर एक्सर्ट करने वाला होगा। तो हमने क्या किया, अब जब इसमें आपने क्रिएट कर दिया वैक्यूम, उसके बाद आपने इसमें पानी डालना शुरू किया। क्या डालना शुरू किया? पानी। और जब पानी डालोगे, ऑब्वियस ही बात है, तो पानी क्या क्रिएट करेगा इसके अंदर? पानी में क्या बनेंगे तुरंत? बोलो भाई। वेपर्स। वेपर्स बनेंगे, बिल्कुल सही है। मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आया इसको? मुझे प्रोसेस समझ नहीं आया। क्या अभी प्रोसेस शुरू ही नहीं हुई? आपकी अभी प्रोसेस शुरू ही नहीं हुई। अभी हमने क्या किया, खाली इस पहले चैम्बर को खाली कर लिया, इसमें से कोई भी पार्टिकल ना हो, एयर ना हो, वाटर ड्रॉपलेट ना हो, खाली कर लिया। अब हमने उसी चैम्बर में जो खाली है, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है, उसमें वाटर ऐड कर दिया। जैसे ही वाटर ऐड किया, वाटर के पार्टिकल्स बने, वेपर्स बने, और उन्होंने प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू किया। हाँ या ना? क्या इसमें कोई तकलीफ है? नहीं। बहुत बढ़िया। तो अब क्या हुआ, जब ये लिक्विड आ गया, वेपर्स बन गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब यहां पे वेरिएशन आना शुरू हो जाएगा। हाँ या ना? ये जो वेरिएशन आएगा, ये क्या करेगा वेरिएशन? ये प्रेशर में वेरिएशन लाएगा, प्रेशर में डिफरेंस लाएगा। और अब प्रेशर में डिफरेंस देखो कैसे आएगा। एक सेकेंड, क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? यस सर। हाँ या ना? प्रेशर वेरिएशन आएगा या नहीं आएगा? जल्दी बोलो। जो पहले प्रेशर इक्विलिब्रियम में था, क्या अब उसमें प्रेशर वेरिएशन होगा या नहीं होगा? होगा, ऑब्वियस ही बात है, होगा।
क्योंकि ये लिक्विड के पार्टिकल जा जाके वॉल से टकराएंगे और टकराने के बाद क्या करेंगे, प्रेशर वेरिएशन क्रिएट करेंगे और अपना एक प्रेशर डेवलप कर लेंगे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, क्या सारा का सारा लिक्विड टकराता ही रहेगा और प्रेशर बढ़ता ही रहेगा? क्या ये ब्लास्ट होने वाला है? बोलिए, क्या ये ब्लास्ट होने वाला है? No, sir. लिक्विड जब प्रेशर बढ़ जाएगा वो वेपर से वापस सॉलिड में, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। कब? ऐसा कब होगा? जब इनफ वेपर बन जाएगा और वैक्यूम कम कर देगा। ना 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 ना, आप सोच सही रहे हो, चले गलत गए आप। जो लिक्विड ने अंदर वेपर्स बनाए, ठीक है, जितने भी अंदर वेपर्स हैं वो क्या एग्जर्ट कर रहे हैं? Pressure. वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने एक प्रेशर एग्जर्ट कर दिया, पता वो कितना एग्जर्ट करेंगे प्रेशर? वो एग्जैक्टली उतना ही प्रेशर एग्जर्ट करेंगे जितना कि बाहर से एटमॉस्फेयर एग्जर्ट कर रहा है प्रेशर। बताओ क्यों? इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। और जैसे इक्विलिब्रियम मेंटेन क्यों करना है? एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज्यादा होएगा वो लिक्विड कंटेनर ब्लास्ट ना हो। बिल्कुल सही है, कंटेनर की शेप डिफेम ना हो, कंटेनर ब्लास्ट ना हो। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। आपको समझ आ रहा है क्या? यस भैया। Yes, sir. हर एक चीज ना, मैंने कहा ना, हर सिस्टम चाहता है कि वो किससे बैलेंस मेंटेन कर ले? सराउंडिंग से। और सराउंडिंग यहाँ पे कौन है? एटमॉस्फेयर। तो अब सिस्टम उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करना चाहेगा जितना कि कौन एक्सर्ट कर रहा है बाहर से उसके ऊपर? एटमॉस्फेयर एक्सर्ट कर रहा है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस भैया। तो यहाँ पे, हाँ बोलो। अभी आपने बताया कि जो हमारा उतना ही, मतलब कंटेनर में भी उतना ही प्रेशर एक्सर्ट होगा जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर करेगा। और ये बेसिकली ये अटेन कैसे होगा? थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया, मतलब वो चीज मेंटेन कैसे करेगा? आपको करने की जरूरत नहीं है, वो नेचुरल फिनोमिना है। पानी आप नोटिस करो, जब आप ये 9th में पढ़ा था आप लोगों ने, जब गर्मियों के दिन होते हैं तो आपके जो कपड़े होते हैं बाहर जो सूखने डालते हो वो जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन जब बारिशों के दिन होते हैं तो वो कपड़े सूखने में टाइम लगता है। बताओ क्यों? बोलो। क्योंकि उस टाइम पे मॉइस्चर ज्यादा होता है एंड समर्स में कम होता है। आप मॉइस्चर ज्यादा का केमिस्ट्री से टर्म लगाओ। एक्चुअली लिक्विड के पार्टिकल्स को एस्केप करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर क्रिएट कर दे अगर जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको हम लोग नाम दे देते हैं, अगर वेपराइज हो रहा है बेसिकली, है ना, तो वेपर भी कितने बनाएगा? वो वेपर भी उतने ही बनाएगा जिसमें सैचुरेशन पॉइंट उसका आ जाएगा, ठीक है। अब वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया, इसका मतलब क्या है? और वेपर नहीं उड़ रहे हैं। अगर नहीं उड़ रहे हैं तो क्या जो पानी नीचे का नीचे है यानी जमीन पे है, किसी भी बॉडी के अंदर, चाहे वो रिवर हो चाहे लेक हो, क्या उसमें से पानी उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। क्यों उड़ेगा? कारण क्या है कि जितना पार्टिकल पहले उड़ के वेपर फॉर्म में गया, अब जैसे ही वो सैचुरेशन आ चुका है एटमॉस्फेयर में कि और वेपर्स नहीं आएंगे, नीचे वाले लिक्विड के पार्टिकल्स तो उड़ रहे थे, अब जो ऊपर पहले वाले पार्टिकल प्रेजेंट हैं अब वो क्या करना शुरू कर देंगे? कंडेंस करना शुरू कर देंगे। आप मेरी बात समझ आ रही है? इसको मैं आपको छोटे से एग्जांपल समझाता हूं जो जनरली आपने देखा होगा। मान लो इंडिया और उसकी एक नेबरिंग कंट्री है जिसके साथ एक एलओसी बनी हुई है, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये बॉर्डर मान लो, ठीक है। यहाँ पे हमेशा ये रूल है, रूल क्या मतलब, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपके हर बार हर मिनट यहाँ पे कोई ना कम से कम 4 सोल्जर्स मेंटेन रहेंगे ही रहेंगे। अच्छा जी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको भी ये रूल मिला हुआ है सामने वाली कंट्री को कि उनके भी सोल्जर 4 यहाँ पर हमेशा मेंटेन रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। 4 वर्सेस 4 है, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, ओके। तो अब क्या हुआ कि अब ये 4 तो थक ही जाएंगे, इसीलिए क्या किया गया, 4 की ड्यूटीज बना दी गई। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अब होगा क्या कि जो ये 4 है, ये ड्यूटी पहुंचे हुए हैं, जब ये थक जाएंगे तो ये वाले 4 आगे पहुंच जाएंगे और ये वाले कहां जाएंगे? बैक टू रेस्ट। बैक टू रेस्ट आ गए, जल्दी बोलो, क्योंकि इनकी एनर्जी खत्म हो गई ना। हाँ सर। हाँ या ना? बस बाकी सब भी बोलिए। Yes, sir. यस सर। अब जब ये जो ब्लैक वाले
पहुंच गए, अब उसके बाद क्या होगा, ब्लैक वाले पहुंच गए तो अब कुछ देर बाद ब्लैक वाले भी थक जाएंगे। हालांकि अभी रेड वाला और ग्रीन वाले के बीच में इक्विलिब्रियम है, फिर रेड वाले जब चले जाएंगे तो ब्लैक वाले और ग्रीन वाले में इक्विलिब्रियम हो जाएगा, फिर जब ब्लैक चला जाएगा तो पर्पल और ग्रीन में इक्विलिब्रियम हो जाएगा, हाँ या ना? यस भैया। अब यहाँ तो मैंने 3 अलग अलग कलर इस्तेमाल किए, लेकिन वाटर वेपर तो सेम ही है ना, सेम कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, सेम कॉम्पोजिशन है, हाँ या ना बेटे? Yes, sir. तो अगर 4 वेपर वापस टकरा के सरफेस पे अपनी एनर्जी लूज कर चुके हैं तो ऑब्वियस ही बात है हायर एनर्जी से किस फॉर्म में आ गए बेटे? पार्टिकल्स को टकराना है, प्रेशर को मेंटेन करना है, कारण क्या है, बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है ना। अब इसको बराबर करने के लिए हर बार 4 पार्टिकल को टकराना है, इस पे 4 मैंने खाली गिनती समझाने के लिए लिया है आपको। तो 4 पार्टिकल आए, टकराए, जब वो टकराए उन्होंने क्या लूज करी? Energy. एनर्जी लूज करी। अब कोई एनर्जी लूज गेन करता तो क्या गेन कर लेता है? स्टेबिलिटी। आप बताओ, वेपर से गैसियस फेज से अगली स्टेबिलिटी किस फेज में होगी? अरे बोलो, गैस के अंदर एनर्जी ज्यादा है, गैस से कम एनर्जी किसमें होती है? लिक्विड। बहुत बढ़िया, यानी कि अगली स्टेट जो है फॉर्म होने वाली है वो कौन सी होने वाली है? जब जो सबसे पहले आके टकराए थे, अब वो वेपर फॉर्म में आए थे, लेकिन वो जैसे ही वेपर फॉर्म में आए, टकराने के बाद उन्होंने एक प्रोसेस और शुरू कर दी, बताओ कौन कौन सी? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। कितने लोग को ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. कंडेंसेशन कैसे आया ये समझ नहीं अरे आया। जब टकरा गए, एनर्जी लो हो गई, तो वही वेपर क्या बन गया? वाटर। वाटर बन गया, ठीक है। फिर वो बैक टू नॉर्मल आ गया, फिर वो राइज करेगा। ड्रॉपलेट्स टकराए और वो वेपर बन गया, और उसके बाद फिर वो वेपर टकराया और फिर वो वाटर, वो बेटा वेपर मतलब गैसियस फेज ऑफ वाटर, ठीक है। और वो गैसियस फेज जो लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। ये तो 8th क्लास वाली बात है। लिक्विड से वेपर बनना मतलब लिक्विड अब किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है? गैसियस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। टकराने के बाद वही गैस एनर्जी रिलीज करके वापस किस में कन्वर्ट हो रही है? लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ पे 2 स्टेट्स एक साथ साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, इस पेरिफेरी पे, इस बाउंड्री पे, और इस बाउंड्री पे सारा काम हो क्यों रहा है? क्योंकि लिक्विड के द्वारा, पार्टिकल्स के द्वारा एक्सर्ट किया प्रेशर बाहर एटमॉस्फेयर के बराबर होना चाहिए। कोशिश ये रहती है। मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. अब क्या हर वक्त, हर समय पर ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो इतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेंगे जितना एटमॉस्फेयर के बराबर है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। क्यों? अगर ऐसा होता तो आप किसी भी बलून को आप फिल करते और वो बलून की शेप हमेशा, या जो बॉल लेते हैं हम लोग, बच्चे खेलते हैं ना फुटबॉल छोटी वाली, जो वो जिसमें एयर भरी होती है, वो एक बार खरीद लो, जिंदगी भर वो भरी रहनी चाहिए थी। क्या ऐसा होता है? No, sir. क्या होता है थोड़े दिन बाद? क्या होता है थोड़े दिन बाद? जल्दी बोलिए। सर उसकी हवा निकलने हवा कम हो जाती उसकी है। हवा कम होनी शुरू होती है, शेप उसकी धीरे धीरे डिफेम होनी शुरू हो जाती है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. लेकिन अगर आप चाहो कि वापस उसकी शेप वैसी हो जाए, उतना ही साइज गेन कर ले, क्या करोगे? So रिफिल how? करनी पड़ती है हवा। हवा तो मतलब दूसरी फुटबॉल है जिसमें आप जो है बाय द हेल्प ऑफ एयर पंप उसे भर सकते हो। आपके पास जो बॉल है सील्ड है, इसमें कहीं हवा भरने का तरीका नहीं है। आप मुझे बताओ, इसको फिर से आपको शेप में लाना है, क्या करोगे? एनर्जी प्रोवाइड करेंगे कैसे? पार्टिकल्स को, कैसे? हीट करके। अब बॉल फट जाएगी हीट करोगे तो हीट कैसे करोगे कि वो फटे भी ना और बॉल फूल भी जाए? उस बॉल पे आप क्या डालना शुरू कर दोगे? गर्म पानी, या गर्म पानी में उस बॉल को रख दोगे? बताओ बेनिफिट क्या होगा उससे? पार्टिकल्स को एनर्जी वापस मिल जाएगी और वो गैसियस स्टेट में वापस आ जाएंगे। गैस स्टेट में थे ही, अब पार्टिकल्स में क्या हो गई? उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। Yes, यस sir. और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से पार्टिकल्स ने क्या करना शुरू कर दिया? उस बॉल की वॉल्स पे टकराना शुरू कर दिया, और जैसे ही कोलाइड करना शुरू कर दिया, बॉल ने शेप क्या करनी शुरू कर दी? दोबारा से रिगेन करनी शुरू कर दी, हाँ या ना? Yes, sir. और हीट कर दूं तो क्या होगा? और हीट कर दूं तो क्या होगा? तो फिर ज्यादा एनर्जी आएगी और वो पार्टिकल्स की पे ज्यादा प्रेशर होगा और बॉल फट जाएगी। बहुत बढ़िया। क्या मेरी बात समझ आ रही है?
Yes, sir. Yes, sir. जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर तक बॉल ने अपनी शेप ओरिजिनल गेन कर ली, इसका मतलब क्या है, बॉल का अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो गया। अरे हाँ या ना, कॉमन सेंस यूज करो। Yes, sir. बॉल की शेप में कोई बदलाव नहीं आया, बॉल वापस उसी शेप को गेन कर चुकी है, इसका मतलब अंदर का प्रेशर इक्वल्स टू बाहर का प्रेशर, इसलिए शेप पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। थोड़ी देर बाद, अगर थोड़े दिनों बाद अगर शेप कम हो गई, हल्की हो गई, बॉल छोटी हो गई, इसका मतलब बाहर का प्रेशर, बाहर का प्रेशर ज्यादा, अंदर का प्रेशर कम, बॉल क्या होनी शुरू हो जाएगी, बॉल की शेप क्या हो जाएगी, श्रिंक। बिल्कुल श्रिंक। और आपने अंदर का प्रेशर बढ़ा दिया हीट करके, तो किससे ज्यादा हो गया, ऑब्वियसली बात है बाहर से ज्यादा हो गया, बॉल के बर्स्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्या डिस्टर्ब हो रहा है, किन कंडीशंस में क्या डिस्टर्ब हो गया, प्रेशर डिस्टर्ब हो रहा है बार बार, यानी कि इक्विलिब्रियम जो था वो डिस्टर्ब हो रहा है। यस Yes, सर। sir. ठीक है, और कब हो रहा है, जब बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा या फिर अंदर का प्रेशर, कब इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, दोनों का इक्वल जब इक्वल प्रेशर होगा बाहर और अंदर। कितने लोगों को पूरी प्रोसेस समझ आ गई? यस सर। Is it clear to all? Please raise your hand quickly. नव्या बेटे क्लियर हुआ ये, जल्दी बताइए। यस सर, हो गया। ये ना नव्या बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर है, इसलिए ध्यान से जो टॉपिक समझना है तुरंत पूछते जाना। ओके सर। कोई भी डाउट छोड़ना नहीं है। ओके सर। विदुषी क्लियर है बेटे? ठीक है, तो अब ये जो मेरी बात आपको समझाई ना, आपको ये बॉर्डर वाला एग्जांपल देके, ये हर फिजिकल इक्विलिब्रियम में यही होने वाला है। ठीक है, अब आपने कहा सर फिर वेपराइजेशन, जब हम कहते हैं इवेपोरेशन जिसे कहते हैं, और बॉइलिंग में डिफरेंस क्या होता है, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस क्या है, ये बताएगा आप में से क्या डिफरेंस है इवेपोरेशन और बॉइलिंग? बॉइलिंग में हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इवेपोरेशन में अपने आप नेचुरल प्रोसेस। बहुत बढ़िया, इवेपोरेशन रूम टेम्परेचर पे हो रही है, अभी भी हो रही है, आप जिसका है ना। यस सर। यस और सर। बॉइलिंग क्या हो रही है, पानी की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है। देखो दोनों प्रोसेस का पर्पस एक ही है, बताओ क्या, कि दोनों प्रोसेस में वेपर्स बनेंगे और वो वेपर्स जाके सरफेस पे, एक पेरिफेरी पे, एक बाउंड्री पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, हाँ या ना? यस सर। चाहे वो पेरिफेरी एटमॉस्फेयर क्यों ना हमारा, ये भी क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। और ये प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, जब इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। समझ जाओ क्या गेन हो गया, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, किस केस में इक्विलिब्रियम आपने जल्दी अटेन करवा लिया? बॉइलिंग में। क्यों करा लिया? क्योंकि हम एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, टेंपरेचर जल्दी बढ़ रहा है, और वो हीट हेल्प कर रही है उस सैचुरेशन पॉइंट को रीच करने के लिए, उस इक्विलिब्रियम पॉइंट को रीच करने के लिए, जब लिक्विड के पार्टिकल्स के द्वारा एक्सर्ट किया गया प्रेशर बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, हाँ या ना? यस सर। फिर से रिपीट करता हूं, ये वो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट जिस पॉइंट पर लिक्विड के पार्टिकल्स के द्वारा एक्सर्ट किया गया प्रेशर बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग क्या नाम देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब क्वेश्चन आता है कि सर एक कंटेनर है वो बंद है, उसे हम हीट नहीं कर रहे, ठीक है, और क्या उसके अंदर लिक्विड रखा हुआ है, क्या वो लिक्विड भी कभी ना कभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना प्रेशर एक्सर्ट कर पाएगा? बताओ कर पाएगा या नहीं? यस भैया। कर पाएगा? सभी लोग बोलिए। यस सर। टाइम लगेगा इस प्रोसेस को होने में, हाँ या ना? हाँ Yes, सर। sir. चांसेस कम है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो पाए वो लिक्विड के पार्टिकल्स। क्यों? अगर ऐसा होता तो बॉइलिंग नाम की चीज की जरूरत ही ना होती। बॉइलिंग क्यों करी जा रही है? यानी कि जो लिक्विड्स प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पे उतना प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाते जितना कि एटमॉस्फेयर लगा रहा है। इसीलिए तो जो बॉल थी वो डिफेम हो गई। उस बॉल की शेप क्यों खराब हुई? वो इसीलिए खराब हुई क्योंकि जो उस बॉल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो नॉर्मल कंडीशन पे इतना प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पा रहे जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। अगर बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? बॉल अल्टीमेटली डिफेम होनी ही होनी है, हाँ या ना?
जल्दी बोलो। यस सर। ये वाली बात सबको क्लियर हो गई? ठीक Yes, है। sir. तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, या मैं आपसे पूछूं व्हाट इज जैसे हम बात कर रहे थे अभी लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम? एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम जिसमें रेट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल्स रेट ऑफ कंडेंसेशन। बहुत बढ़िया। देखो H2O लिक्विड से गैस बन रहा है, इसका मतलब कौन सी प्रोसेस हो रही है? इवेपोरेशन, राइट। और गैस से लिक्विड बन रहा है यानी कौन सी प्रोसेस? कंडेंसेशन। हाँ या ना? यस सर। सही है? क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो ये प्रोसेस, ये पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे ये दोनों रेट इक्वल हो जाए, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन बराबर हो जाए रेट ऑफ कंडेंसेशन के, तो हम कह देंगे कौन सा पॉइंट आ गया? ये लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। क्लियर है? Yes, sir. आ जाओ जरा नेक्स्ट। आप लोगों ने एक प्रोसेस पढ़ी होगी सब्लिमेशन, याद है? Yes, sir. भैया. तो अगर मैं आपसे कन्वर्ट्स टू गैस। हाँ, तो मैं बात करने वाला हूं सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम की, ठीक है। और नाम में ही डेफिनेशन है सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम में। क्या डेफिनेशन है? देखो पहली चीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपोजिशन। हमने क्या लिया? नेफ्थलीन ले लिया, या कैम्फर ले लो, या फिर आयोडीन ले लो, कुछ भी ले लो इसमें से, ठीक है। कैम्फर या आयोडीन, तो हमने आयोडीन ले लिया, ठीक है। जैसे ही हमने आयोडीन लिया तो आयोडीन सॉलिड फॉर्म में है, और अगर आयोडीन सॉलिड फॉर्म में है तो विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयोडीन वेपर फॉर्म में। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। ये क्या मेंटेन हो रहा है इनके बीच में? एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है। क्यों बेटे? यस Yes, सर। sir. आयोडीन सॉलिड से क्या बन रहा है? आयोडीन वेपर बन रहा है। तो इसका मतलब होता क्या, करते कैसे? देखो समझाऊं आपको मैं। आपने क्या किया? एक कॉनिकल ले लिया, ठीक है, बल्कि एक फ्लास्क, एक हम लोगों ने एक ऐसी ट्यूब ले ली जिसके ऊपर आपने कॉटन प्लग लगा दिया, और इसके अंदर आप लोगों ने एक पेट्री डिश रखी, और इसमें आपने आयोडीन ले लिया। अब जैसे ही आपने आयोडीन को हल्का सा हीट किया, तो हीट करने पे क्या हुआ? आयोडीन के वेपर्स बने, यानी कि सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया? वो वेपर में। लेकिन ऊपर क्या लगा हुआ? इसके ऊपर कॉटन प्लग, उसने वेपर्स को जाने नहीं दिया। अगर आप वेपर्स नहीं जाएंगे तो ऑब्वियस ये बात है, वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? Solid. वेपर कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे वापस सॉलिड स्टेट में। एम आई क्लियर? Yes, sir. हाँ या ना? तो कौन कौन सी दो प्रोसेस होने लगी? जल्दी बोलिए। Sublimation and deposition. बहुत बढ़िया। तो आयोडीन या कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड, कोई भी ले लो आप, तो सॉलिड से कन्वर्ट होगा वो किसके अंदर? वेपर के अंदर। और सेम टाइम में वेपर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो Solid. सॉलिड में। ये दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रही हैं। एक है रेट ऑफ सब्लिमेशन और एक है रेट ऑफ, क्या होगा? जल्दी बोलो। Deposition. डिपोजिशन। डिपोजिशन। एम आई क्लियर? कई लोग इसको भी सब्लिमेशन ही कह देते हैं। ये दोनों रेट्स हमारे जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्वल हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। हाँ या ना? Yes, sir. ओके, चलो आगे देखो। अब मैंने आपसे पूछा नेक्स्ट सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। कौन सा? सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। अब ये क्या बला आ गई? सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। ये भी आप समझ गए होंगे कि अब मैंने किया क्या? मैंने चीनी को डालना शुरू किया। मैं इसको एक नया पेज ऐड कर देता हूं। हाँ, अब है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। इसकी कहानी सुन लो, बहुत सिंपल स्टोरी है। आप मुझे बताओ, आप जब पानी में चीनी डालते हो तो क्या होता है? वो मिक्स हो जाती है।
घुल जाती है उसके अंदर, हाँ या ना? यस सर। यस भैया। कब तक घुलती है? सर जब तक हम उसका कोल्डन करते हैं। है ना? हम कहते हैं उसका पॉइंट ऑफ क्या आ गया? पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। सैचुरेशन आ गया। व्हाट इज सैचुरेशन? डिसॉल्विंग ऑफ सॉलिड इनटू सॉल्यूशन। यानी एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम, एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम जिसमें बिल्कुल भी और आप सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, है ना? Yes, sir. लेकिन आपने क्या नोटिस किया कि अगर इसी सॉल्यूशन को आप हल्का सा हीट कर दो, क्या कर दो? हीट कर दो। ओके, तो हीट करने पे क्या होगा? और सॉल्यूट ऐड हो सकता है। वेरी गुड, थोड़ा सा सॉल्यूट इसमें अब दोबारा से ऐड हो जाएगा। अब जब ये ऐड हो गया हीट करने पे, तो यही सॉल्यूशन क्या कहलाती है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हाँ या ना? यस सर। यस। अब आप इसमें चीनी डालोगे तो क्या चीनी जिस फॉर्म में डालोगे, क्या चीनी बॉटम में उसी फॉर्म में मिलेगी आपको? No, sir. नहीं, जो आपको बॉटम में मिलता है वो कुछ अलग ही फॉर्म होती है ना? यस सर। क्यों बेटा? उसको हम लोग बोलते हैं, उस समय वो शुगर के क्रिस्टल नहीं होते, बल्कि वो क्या कहलाता है? शुगर के प्रेसिपिटेट। अब वो प्रेसिपिटेट क्या है आपको पता है? इनसॉल्युबल सॉलिड, है ना? अब ये कैसा गेम क्या है समझाता हूं मैं आपको, एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूं। ये एक नेट है, मतलब सिटिंग पोजीशन है, सिटिंग पोजीशंस, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, यहाँ दूसरा बैठा हुआ है, यहाँ तीसरा बैठा हुआ है, यहाँ चौथा, यहाँ पांचवा, यहाँ सिक्स्थ, यहाँ सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। ये लोग आराम से व्यू को देख रहे हैं, ठीक है? इस तरफ व्यू है, ये मान लो सन निकला हुआ, सनसेट होने वाला है, तो ये इस व्यू को देख रहे हैं, ठीक? और यहां पे जो लोग खड़े हैं ये इस व्यू को देखना चाहते हैं। स्पेस उतनी ही है, स्पेस क्या है? उतनी ही है। हमने कह दिया हाउसफुल है, क्या कह दिया? हाउसफुल। तो फिर तो ये कभी जा ही नहीं पाएंगे ये सनसेट को देखने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग, जो आदमी ये बिजनेस कर रहा है बड़ा समझदार है, उसने एक टाइम क्रिएट कर दिया, टाइम पीरियड। उसने कहा 2 मिनट बाद आप सारे यहां से चले जाओगे, हट जाओगे, और आपकी जगह पे ये सारे आ जाएंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यस। अब ये समझ लो, ये जो सीट्स हैं ये है लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस, सही है? और ये जो लोग हैं ये है शुगर के पार्टिकल्स। तो जब आप पहली बार, जब सुबह सुबह ये ऑफिस खुला होगा, या जब ये इन्होंने अपना ओपनिंग एंट्री गेट ओपन किया होगा, तो सबसे पहले लोग आए होंगे, जल्दी से उन्होंने सीट्स ऑक्यूपाई कर ली होगी, हाँ या ना? Yes, sir. अब सीट्स ऑक्यूपाई कर लिए तो हमने कह दिया जी हाउसफुल हो गया। फिर एक दो आया कि नहीं इसको भी एडजस्ट कर लो, आपने कहा चलो तंग होके आपने उसको भी एडजस्ट कर लिया, आपने कह दिया सुपर सैचुरेटेड हाउसफुल हो गया, ठीक है? लेकिन अब जो पीछे लोग कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हमें भी देखना है। तो एक ही तरीका है, आप आओ, इनको आगे वालों को जो बैठे हुए हैं उनको वहां से निकालना शुरू कर दो, ठीक है? जो निकलने शुरू होंगे, ऑब्वियसली बात है, उन्होंने क्या जरूर देख लिया है? सनसेट। बहुत बढ़िया। यानी कि अब उनके पास एक्सपीरियंस वाइज देखें तो वो एक नई फॉर्म का एक्सपीरियंस लेके बाहर निकल रहे हैं, हाँ या ना? Yes, sir. यानी कि जो पहले थे अब बाहर निकल रहे हैं, उनके पास पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था, अब उनके पास एक्सपीरियंस है, राइट? राइट? Yes, sir. हाँ सेम सर। कहानी पानी के अंदर। पानी के अंदर क्या प्रेजेंट है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस मौजूद है। इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स आके बैठ गए, यानी कि शुगर बैठ गई आके। अब आपने और शुगर डाली, तो और शुगर कहाँ जाएगी? जगह तो वही है। तो क्या करेगी? जो नए शुगर के पार्टिकल्स हैं वो पुराने वाले शुगर के पार्टिकल्स को उस जगह से डिस्प्लेस कर देते हैं। अब वो जाए कहाँ? कहाँ जाए? वो क्या हो जाती है? पानी में इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, हाँ या ना? Yes, sir. क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? कब धकेल रहे हैं नए पार्टिकल्स पुराने पार्टिकल्स को? जब पानी में क्या नहीं बची? अरे जब पानी में क्या नहीं बची? स्पेस नहीं बची। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है, सॉल्यूशन को टेम्परेचर सब कुछ कर लिया, लेकिन स्पेस बची नहीं रही।
तो एक ही तरीका है, पुराने वाले पार्टिकल्स को उनकी स्पेस से डिस्प्लेस करो, नए वाले पार्टिकल्स को लाओ। हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। अब जो पुराने वाले निकल रहे हैं वो चीनी तो नहीं रहे, ऑब्वियस सी बात है, जैसे पहले वाले पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, बाहर निकले तो भी एक्सपीरियंस निकले, ऐसे ही जो एक बार इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में आ गया शुगर पार्टिकल, वो शुगर का क्रिस्टल तो नहीं रहा, क्यों? Yes, हाँ sir. अब जो बाहर निकल रहा है वो किस फॉर्म में बाहर निकल रहा है? इनसॉल्युबल सॉलिड की फॉर्म में बाहर निकल रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रेसिपिटेट। हाँ या ना? यस सर। क्लियर टू ऑल? Yes, sir. तो यानी कि जिस पॉइंट पे दो प्रोसेस अब साइमल्टेनियस रेट पर हो रही है, कौन कौन सी? एक रेट ऑफ डिसोल्यूशन और एक रेट प्रेसिपिटेशन। ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो हम कह देते हैं क्या डेवलप हो गया? क्या डेवलप हो गया? सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। जल्दी बोलो। Yes, sir. क्लियर है बच्चों ये? Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए आपको जब एक टर्म सिखाते हैं 9th-10th में सॉल्युबिलिटी नाम से, तो वो क्या कहते हैं? व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? वो कहता है अमाउंट ऑफ सॉलिड इन ग्राम्स, अमाउंट ऑफ सॉलिड इन ग्राम्स दैट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। वो भी कब? पहली बात तो क्या बना लेता है वो? टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और वो भी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। जल्दी से कॉपी करो इसको, यहां तक पढ़ के रखिए, कल इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ओके Thank you, sir. ओके बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। क्या कह रहे बेटा? कल हमारी क्लास है। कल क्या है? वेडनेसडे? अच्छा थर्सडे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक। ठीक है, ठीक है, ओके। थैंक यू भैया।